और नया नया चैप्टर है भाषा शिक्षण के उपागम। और इसमें भाषा मूलतः व्यवहार और प्रयोगों का विषय है और भाषिक तत्वों का भी ज्ञान भाषा के व्यवहार और प्रयोग की दक्षता विकसित करने में नींव का काम करता है और इसके आधार पर भी बिना भाषा की व्यवहारिक कुशलता विकसित नहीं हो सकती है। अतः भाषिक तत्वों के ज्ञान को व्यवहार और प्रयोग में लाने का भी सतत अभ्यास अपेक्षित है। भाषिक तत्वों ध्वनि शब्द और वाक्य में प्रयोगात्मक और क्रियात्मक शिक्षण के मुख्य दो उपागम है। एक तो पाठ संसर्ग उपागम और दूसरा रचना शिक्षण उपागम। पाठ संसर्ग उपागम का तात्पर्य पाठ्यपुस्तक के पाठों को पढ़ाते समय भी यथासंभव भाषा के तत्वों की भी शिक्षा प्रदान करना, भी पाठ में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों के आधार पर भी उच्चारण शब्दार्थ शब्द रचना और वाक्य रचना संबंधी विविध दक्षताओं को विकसित करना। इसी प्रकार से मौखिक और लिखित रचना शिक्षण में इन भाषिक तत्वों के ज्ञान और प्रयोग का प्रचुर अवसर मिलता है और भाषिक तत्वों के शिक्षण के उपयुक्त दोनों ही उपागमों का प्रयोग करते समय भी ये ध्यान रखा जाना चाहिए आवश्यक है कि भाषिक कार्य व्यवहारिक हो और विषय वस्तु ग्रहण करने में सहायक हो और प्रसंगानुकूल हो और पाठ्य विषय अथवा रचना विकास से संबद्ध हो। अब है पाठ संसर्ग उपागम में। इस उपागम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पाठ पढ़ाते समय शिक्षार्थियों को भाषिक तत्वों के ज्ञान और प्रयोगों की क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त होती है और वे भाषिक तत्वों का ज्ञान विषय वस्तु संबंधी तथा भाव और विचार बोध की प्रक्रिया में प्रासंगिक है और जीवंत रूप में भी प्राप्त करते हैं और सिद्धांतों और नियमों के चक्कर में परे प्रत्यक्ष उदाहरण भी द्वारा प्रयोग और व्यवहारों की दक्षता विकसित करते हैं। इससे इसमें भाषिक दक्षता प्राप्त करने की रुचि बनती रहती है और इस उपागम में भाषा शिक्षण कार्य निम्न प्रकार से होता है। पहले उच्चारण शिक्षण में गद्य या फिर पद्य पाठ पढ़ाते समय स्वर वाचन के माध्यम से भी उच्चारण शिक्षण का भी अच्छा अवसर मिलता है और शिक्षण को सहज ही मालूम हो जाता है कि शिक्षार्थियों ने किन किन शब्दों का भी अशुद्ध उच्चारण किया है और किसी भी नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है और अतः स्वर वाचन में अशुद्ध उच्चरित शब्दों के शुद्ध रूपों की और शिक्षार्थियों का ध्यान भी आकर्षित करना चाहिए और ये इसके साथ ही वाक्य स्तर पर भी उचित बालाघात तान और गति यति और शिक्षार्थियों का ध्यान भी आकर्षित करना चाहिए और इसके साथ ही वाक्य स्तर पर भी उचित बालाघात तान गति यति की ओर भी ध्यान देने के अवसर मिलता है और ये सभी शुद्ध उच्चारण के अभिन्न अंग हैं और कविता पाठ में इन विशेषताओं का और भी अधिक महत्व है। अतः सस्वर वाचन में उच्चारण के सभी पक्ष उनकी शिक्षण प्रक्रिया में आ जाते हैं। गद्य पाठों के में भाषा कार्य के अंतर्गत ही संधि समास उपसर्ग प्रत्यय लिंग वचन आदि के कारण भी शब्द के परिवर्तन के रूपों के उच्चारण का यथेष्ट अवसर भी मिलता है और ऐसे अवसरों पर यह प्रयास भी किया जाना चाहिए कि शिक्षार्थी प्रत्येक शब्द और वाक्य स्तर पर भी शुद्ध उच्चारण के साथ ही स्वर वाचन प्रस्तुत करें और बालाघात अनुतान और प्रभाव का भी ध्यान रखें। शुद्ध उच्चारण के अभ्यास की दृष्टि से भी पाठ में आए हुए कुछ ऐसे शब्दों का भी श्यामपट पर भी लिखा जाना चाहिए जिनके के उच्चारण में शिक्षार्थियों से त्रुटि हुई है और इसमें शिक्षार्थियों का ध्यान भी उस शब्दों के उच्चारण की ओर भी बना रहता है और लेखनीय है क्योंकि उच्चारण शिक्षण में शिक्षक को भी उच्चारण का सर्वाधिक महत्व है और उसका आदर्श पाठ भी शिक्षार्थियों के लिए अनुकरणीय होना चाहिए और इस दृष्टि से भी शिक्षक को भी अपने उच्चारण की शुद्धता के प्रति भी सतत सचेत रहना चाहिए। और उच्चारण संशोधन में ये ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि शिक्षार्थियों द्वारा भी सस्वर वाचन समाप्त होने के बाद ही उनके अशुद्ध उच्चारण के संशोधन का भी प्रयास किया जाए और उन्हें पढ़ते समय न टोका जाए। पहले वर्तनी शिक्षण पाठ संसर्ग उपागम द्वारा वर्तनी शिक्षण का भी अवसर कम मिलता है और गद्य पाठों को पढ़ते समय भी भाषा कार्य के अंतर्गत ही यथा प्रसंग हम ऐसे शब्दों की ओर भी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं जो इनके लिखने में वर्तनी की अशुद्धियों की संभावना रहती है और ऐसे शब्दों को श्यामपट पर भी लिख देना चाहिए और भाषा कार्य में शब्द रचना संधि समास उपसर्ग प्रत्यय आदि के प्रसंग को परिवर्तित शब्दों में शुद्ध वर्तनी की ओर भी ध्यान दिलाया जा सकता है। और फिर शब्द शिक्षण के अंदर इसमें शब्द शिक्षण की दृष्टि से भी पाठ संसर्ग उपागम का प्रयोग विशेष उपयोगी है और क्योंकि पाठ पढ़ाते समय स्वाभाविक रूप से भी शब्द शिक्षण के अवसर भी मिल जाते हैं और पाठ संसर्ग उपागम के अंतर्गत ही शब्द शिक्षण की भी अनेक युक्तियां अपनाई जा सकती हैं और शब्द के अर्थ बोध द्वारा भी शब्द शिक्षण पाठ शिक्षण के समय पर्यायवाची अनेकार्थिक विलोमार्थी और रूढ़ार्थी प्रतीकात्मक और
परिभाषिक शब्दों को पाठ में यथा प्रसंग बता करके शब्दार्थ बोध कराया जा सकता है। फिर शब्द रचना द्वारा शब्द शिक्षण, शब्द रचना का भी ज्ञान शब्दार्थ और शब्द भंडार वृद्धि दोनों में सहायक होता है। शब्द रचना तीन प्रकार की होती है: उपसर्ग लगा करके, प्रत्यय लगा करके और समास लगा करके। विशिष्ट शब्दों के प्रयोगों के ज्ञान द्वारा शब्द शिक्षण पाठ में यदि शिक्षक लक्षक और व्यंजक से शब्द आए तो उनके लक्ष्यार्थ को व्यंग्यार्थ स्पष्ट करके सामान्य अर्थ से उनका भी अंतर स्पष्ट किया जाता है। यदि कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी हुआ हो तो अर्थ स्पष्ट करते हुए उसमें प्रयुक्त शब्दों की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है। वाक्य शिक्षण में निबंधात्मक पाठों के शिक्षण से भी वाक्य शिक्षण का यथेष्ट अवसर मिलता है। अतः हम दृष्टि से पाठ संसर्ग उपागम का विशेष महत्व है और वाक्य शिक्षण के लिए भी विषय वस्तु बोध एवं विचार विश्लेषण संबंधी कार्य करते समय विशुद्ध वाक्यों में ही उत्तर देने या फिर कथन प्रस्तुत करने पर भी बल दिया जाना चाहिए। और प्राय ये देखा जाता है कि हम पाठ विकास में शीघ्रता के कारण भी शिक्षार्थियों के उत्तर अपूर्ण या फिर बेमेल या फिर स्थिल वाक्यों में स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और जैसे कि शिक्षार्थियों में अधूरे या फिर अशुद्ध वाक्य की रचना की गलत आदत पड़ती है और इसका अवसर भी कदापि नहीं दिया जाना चाहिए। फिर रचना शिक्षण का उपागम और भाषिक तत्वों के शिक्षण के लिए भी पाठ संसर्ग उपागम के अतिरिक्त भी रचना शिक्षण उपागम भी एक सशक्त माध्यम है और इसके माध्यम से भी उच्चारण शिक्षण की वर्तनी शिक्षण, शब्द और शिक्षण और वाक्य शिक्षण के अच्छे अवसर मिलते हैं। रचना के दो रूप होते हैं: मौखिक रचना और लिखित रचना। मौखिक रचना में उच्चारण शिक्षण का भी अधिक अवसर मिलता है और लिखित रचना में वर्तनी शिक्षण का। फिर उच्चारण शिक्षण में मौखिक रचना के अनेक रूपों वार्तालाप, कथन या फिर वर्णन और भाषण, परिसंवाद, वाद विवाद और समाचार दर्शन, कविता, सुपाठ आदि में उच्चारण शिक्षण का भी अवसर मिलता है और इसमें शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाना चाहिए। और स्मरण रहे कि इस मौखिक रचना के रूपों में केवल शब्दों के शुद्ध उच्चारण का ही महत्व नहीं है, अपितु कथन प्रस्तुत करने और भाषण देने, कविता, सुपाठ आदि में भी अनुतान, बालाघात और संगम, गति, यति आदि का भी विशेष महत्व है और तभी से ये प्रभावपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं और इसके शिक्षण पर भी यथा प्रसंग बल दिया जाना चाहिए। वर्तनी शिक्षण में लिखित रचना शिक्षण उपागम वर्तनी शिक्षण की दृष्टि से विशेष उपयोगी है और पत्र प्रपत्र से लेकर के व्याख्यान, वर्णन, कहानी, सार, संक्षेपण, पल्लवन, निबंध आदि लिखित रचना के विभिन्न रूपों में शब्दों की शुद्ध वर्तनी का भी ध्यान रखना आवश्यक है और शिक्षार्थियों के लिखित रचना कार्यों में पाई गई वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का भी संशोधन आवश्यक है। और इस हेतु पहले तो वर्तनी की अशुद्धियों को रेखांकित किया जाए और शिक्षार्थियों से स्वयं संशोधन के लिए भी कहा जाए और उनकी सहायता के लिए भी पाठ्यपुस्तक, शब्दकोश अथवा कक्षा के लिए तैयार की गई शब्द सूची दी जा सकती है और शिक्षार्थी इन्हें देख करके वर्तनी शुद्ध करें और यह स्वयं संशोधन विधि शिक्षार्थियों में वर्तनी के प्रति भी सजगता की आदत और विकसित करेगी। और यदि शब्दकोश अथवा अन्य स्रोत भी सामग्री न हो तो शिक्षार्थियों की रचना भी पुस्तिका में भी प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे एक दो पंक्तियां खाली छोड़वा दी जाएंगी और शिक्षक अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को भी वहां पर लिखें और शिक्षार्थी को शुद्ध रूप लिखने के लिए कहें। और शिक्षार्थी की रचना पुस्तकों और सत्रीय परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं से वर्तनीय गत अशुद्ध शब्दों का चयन और वर्गीकरण किया जाए और इन अशुद्धियों के निराकरण के लिए भी अभ्यास तैयार किए जाएं और उनके आधार पर शिक्षार्थियों से शुद्ध वर्तनी के अभ्यास के बाद मूल्यांकन किया जाए और आवश्यक होने पर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी की जाए। फिर है शब्द शिक्षण में रचना शिक्षण उपागम द्वारा भी शब्द शिक्षण का भी यथेष्ट अवसर मिलता है और रचना शिक्षण वस्तुतः अर्जित शब्द ज्ञान के प्रयोगात्मक अभ्यास का उपागम है और मौखिक रचना के लिए भी तैयारी कराते समय शिक्षार्थियों को भी उपयुक्त शब्दावली के प्रयोगों के लिए भी कहा जा सकता है और किसी भी एक प्रकरण पर बोलते समय उपयुक्त और अनुपयुक्त शब्दों की पहचान कराई जा सकती है। विभिन्न प्रकार की मौखिक स्थितियों, वर्णन, भाषण, वाद विवाद, विचार गोष्ठी आदि की दृष्टि से उपयुक्त सूचनाएं तैयार की जा सकती हैं और उनके प्रयोगों के लिए भी शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन अवसरों पर प्रयुक्त संशोधनों, शिष्टाचारों तथा समारोह संबंधी औपचारिक शब्दों के लिए भी उचित परामर्श देना चाहिए। लिखना रचना के लिए विभिन्न रूपों व्याख्यान, सार, संक्षेपण, पल्लवन, निबंध, कहानी और लेख आदि लेखन के लिए भी उपयुक्त शब्दावली के प्रयोगों को बल देना चाहिए और इससे शब्द भंडार तो बढ़ता ही है और साथ ही प्रसंग अनुकूल उचित शब्दों के प्रयोगों की दक्षता भी बढ़ती है। लिखित रचना में किसी भी वर्णन या फिर कहानी का रूपांतरण भी शब्द शिक्षण के लिए उपयोगी प्रक्रिया है और एक वचन में प्रस्तुत कथन को भी बहुवचन में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, उत्तम पुरुष से अन्य पुरुष अथवा अन्य पुरुष से उत्तम पुरुष में रूपांतरण कराया जा सकता है। इससे
इससे शब्द के रूप में भी परिवर्तन की क्षमता बढ़ती है। मेरे वाक्य शिक्षण में रचना शिक्षण उपागम द्वारा वाक्य शिक्षण में यथेष्ट सहायता मिलती है और शुद्ध वाक्य रचना संबंधी अभ्यासों की दृष्टि से भी निम्न सुझाव भी दिए उपयोगी होंगे। एक तो वाक्यों में शुद्ध पद क्रम संबंधी अभ्यास, अपूर्ण वाक्यों को पूरा करना अथवा वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। फिर वाक्य में अर्थ की दृष्टि से प्रयुक्त अनुपयुक्त शब्दों की जगह उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, लिंग वचन विभक्ति पुरुषों के अनुसार वाक्य का रूपांतरण और संयुक्त मिश्र सरल वाक्य की रचना तथा उनका परस्पर रूपांतरण और कर्ता कर्म और क्रिया के विभिन्न स्थितियों में अवनति और फिर शुद्ध वाक्यों के रूप में भी लिखने का भी अभ्यास करना। फिर भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत है। रुचि जागृत करने का भी सिद्धांत है। बालक के लिए शिक्षण उस समय तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसमें सीखने के लिए भी रुचि जागृत ना हो जाए और किसी भी वस्तु पर भी हमारा ध्यान तभी केंद्रित हो जाता है जब हमारी उसमें रुचि हो और अतः बालक के शिक्षण में उसकी रुचि हो। और फिर प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि जागृत होने पर भी अधिगम की प्रेरणा भी मिलती है और प्रेरणा से ही बालक में रुचि का विकास होता है। और रुचि आवश्यकता और प्रयोजन शिक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रेरक है और उद्देश्यहीन प्रयोजन रहित कार्य मानसिक शिथिलता उत्पन्न कर देता है और अतः भाषा शिक्षण की प्रयोजन पूर्ण और उद्देश्य सोद्देश्य होना चाहिए। फिर एक क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, इस सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि कुछ बालक तो सिखाया जाए वह उसको निष्क्रिय श्रोता बना करके नहीं अपितु उसमें उसकी सक्रिय प्रतिभागिता और सुनिश्चित की जाए और बालक को भी सीखने में उसी समय आनंद आता है कि जब वह क्रिया द्वारा अपने बाप सीखता है। और फिर जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ही किसी को भी विषय पढ़ाते समय ये ध्यान में रखना जाना चाहिए कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों से भी संबंधित है या नहीं और चालक उन बातों विषयों को सरलता से सीख लेता है जो कि उनके जीवन में संबंधित होती हैं। और इसी दृष्टि से भी भाषा शिक्षण में बालक के अपने अनुभवों के उदाहरण लेने से बालक को भी भाषा की जटिलता और समझने में आसानी होती है। फिर है शिक्षण उद्देश्य पूर्ण हो और बिना उद्देश्य के शिक्षण सफल नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार से पाठ्य सामग्री उद्देश्य उन्मुख हो और शिक्षक पाठ्य सामग्री का चुनाव इस प्रकार से करे कि वह शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर सके। फिर है विभाजन का सिद्धांत। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि पाठ्यक्रम को कितनी इकाइयों अथवा पाठों में बांटा जाए ताकि बालक सरलता से एक स्तर से दूसरे स्तर पर जा सके। और फिर पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पठित सामग्री की उपयुक्त पुनरावृत्ति से बालक का भी अधिगम दृढ़ हो जाता है और साथ ही उसमें स्पष्टता की भी आती है। फिर स्वाभाविकता विधि के अनुसरण का सिद्धांत, इसमें भाषा सीखना एक सहजी प्रवृत्ति है और बालक मातृभाषा को उसी साहजिक प्रवृत्ति के साथ में श्रवण अनुकरण ग्रहण और अभ्यास की प्रक्रिया द्वारा सीख लेता है। इस प्रक्रिया में पहले तो सुनना और समझना, उच्चारण करना और बोलना और क्रम स्वाभाविक है और उसके बाद में तो वह पढ़ना और लिखना सीखता है। और शिक्षण में हमें इसी स्वाभाविक क्रम के अपनाना चाहिए और सबसे पहले तो बालक को भी शुद्ध और स्पष्ट भाषा सुनने के लिए मिले जिसका कि वह अनुकरण करे और जिससे कि भाषा सीखने की भी पहली प्रक्रिया सुनकर के समझना का अभ्यास होगा। और फिर उसे बोलने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए और बोलने की प्रारंभिक स्तर पर भी शुद्ध उच्चारण पर बल देना चाहिए। और यदि इसी समय शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण की आदत पड़ जाएगी तो आगे कभी भी कठिनाई नहीं होगी। और फिर बोलने में उच्चारण के अतिरिक्त भी वाक्यों की शुद्धता पर भी बल देना चाहिए और यह स्पष्ट हो जाता है कि वाक्यों की भाषा में इकाई है और बालक अपना भाव प्रकट करना चाहता है और उसके लिए भी उसे वाक्य या फिर वाक्यों का ही आश्रय लेना पड़ता है और उसकी रुचि शब्दों एवं ध्वनियों में नहीं हो रहती है और अतः वाक्य से भाषा की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए और फिर शब्दों और ध्वनियों की ओर भी बढ़ना चाहिए। सुनने और बोलने की शिक्षा के बाद में पढ़ने और लिखने का क्रम भी अपनाना स्वाभाविक विधि होगी। क्रियाशीलता का सिद्धांत है, भाषा सीखना एक कला है और भाषा सतत प्रयोग अभ्यास और व्यवहारों से आती है और किसी भी कला को सीखने की दो विधियां हैं। पहला तो उसके सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करके अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा भी स्वयं प्रयोग और अभ्यास द्वारा फिर क्रियाशीलता और अभ्यास की विधि को प्रयोग और भूल अथवा प्रयोग और अभ्यास की विधि कह सकते हैं। और भाषा सीखने की सभी सही यही स्वाभाविक विधि है। मेरे मौखिक कार्य अथवा बोलचाल का सिद्धांत, भाषा सीखने की बोलने की क्रिया का भी सबसे अधिक महत्व है अतः बालक को भाव व्यक्ति के लिए भी अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए और बोलने का अभ्यास भी भाषा सीखने का आधार है और कक्षा में पढ़ते समय बालकों को इसका प्रचुर अवसर भी मिलना चाहिए। बोलने पर भी शुद्ध उच्चारण और बालक घात और स्वराघात आरोह अवरोह आदि के उचित अभ्यास का अवसर भी मिलता है और भाषा पर अधिकार प्राप्त होता है और जिस भाषा में बोलने का अभ्यास हो जाता है वह भाषा कभी भी भूली नहीं जाती है।
फिर है शुद्धता। प्रारंभिक अवस्था में बालक श्रवण, निरीक्षण, अनुकरण आदि द्वारा ही भाषा सीखता है, और इसलिए भी ये बहुत ही आवश्यक है कि उसके समग्र जिस भाषा का व्यवहार किया जाएगा वह शुद्ध और निर्दोष हो, और बालक जिस प्रकार की भाषा को सुनता है उसी का अनुकरण भी करता है। अर्थ है शिक्षक को सभी व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग भी करना चाहिए, और शिक्षक को स्वयं तो शुद्ध भाषा का प्रयोग करना ही चाहिए, और पर विद्यार्थियों द्वारा भी शुद्ध प्रयोगों का ही आग्रह करना चाहिए, और अशुद्ध प्रयोगों का उचित संशोधन और फिर उसका अभ्यास भी अपेक्षित है। भाषा के विविध अंगों का सापेक्षिक समन्वय। भाषा अनेक परस्पर संबद्ध अवयवों का संश्लिष्ट रूप है, और भाषा शिक्षण में सदा इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी अंग या फिर अवयव उपेक्षित ना रह जाए। उदाहरण यदि उच्चारण दोष रह जाता है तो वह बालक का समग्र भाषा व्यवहार दोषपूर्ण हो जाता है। अतः भाषा शिक्षण में भाषा और साहित्य की सभी अपेक्षित योग्यताओं का उचित अनुपात और उनका सापेक्षिक समन्वय एक सामान्य सिद्धांत है। फिर कर्मयोजन का सिद्धांत। भाषा शिक्षण में विशेष सामग्री का उपयुक्त कर्मयोजन आवश्यक है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की भाषा ज्ञान में उत्तरोत्तर स्वाभाविक रूप से भी वृद्धि होती है और विशेष सामग्री को ग्रहण करने में सुगमता भी होती है। इस दृष्टि से निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। जैसे पाठों के चयन में पहले सरल पाठ पढ़ाए जाएं और फिर कठिन, फिर पर्यायवाची शब्दों में पहले सरल प्रचलित शब्द बताए जाएं और शब्दार्थ के बाद में शब्द रचना का ज्ञान कराया जाए। अर्थबोध की दृष्टि से पहले प्रत्यक्ष अर्थ, वाच्यार्थ, फिर लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ का समझाया जाए। भाषा के सुनने और बोलने के बाद में पढ़ने और लिखने का क्रम और अभिव्यक्ति के पूर्व सुनने और ग्रहण करने का अवसर दिया जाए। पठन के पूर्व मौखिक अभ्यास कराया जाए और वैदिक के पठन या फिर वाचन के पूर्व सामूहिक वचन का अवसर दिया जाए, और स्वतंत्र रचना के पूर्व अभ्यास रचना पर भी बल दिया जाए। इस प्रकार से इस सिद्धांत के अनुसार जो भी विशेष सामग्री पढ़ानी है उसे इस रूप में भी समायोजित कर लेना चाहिए जिससे कि बालक सरलता से ग्रहण करते चले और विशेष सामग्री का विकास भी युक्त पूर्वक होता चले। फिर रोचकता सिद्धांत में रोचकता का सिद्धांत भाषा शिक्षण की सफलता का इस बात पर भी निर्भर है कि बालक भाषा सीखने में रुचि बनाए रखे और उत्साह से सीखते रहें, और केवल नियम एवं व्याख्या द्वारा भी भाषा पढ़ाने से पाठ निरस और बोझिल हो जाते हैं। केवल प्रयोग, आवृत्ति और अभ्यास का ही आश्रय लेने से बालक ऊब जाते हैं। अतः शिक्षक अनेक क्रियाओं और प्रसंगों द्वारा भाषा शिक्षण को भी रुचिकर और हृदयग्राही बना सकता है। फिर व्यक्ति की विभिन्नताएं। कक्षा के सभी बालकों की भाषाई योग्यता समान नहीं होती है, और किसी का भी शब्द भंडार विपुल होता है तो किसी का अल्प, और किसी बालक की मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी है तो किसी की लिखित। और बालकों की व्यक्ति की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए उन्हें भाषा की योग्यता प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाए, और अनेक दोषों का अलग अलग परिमार्जन भी किया जाए और उन्हें अपेक्षित योग्यता की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वह प्रतिभाशाली और साहित्यिक अभिरुचि वाले बालकों को उचित निर्देशन भी दिया जाना चाहिए। बहुमुखी प्रयास में भाषा के नियमों के प्रयोगों एवं व्यवहारों से भी सहज संबंध स्थापना के लिए अनेक प्रकार के और अनेक दिशाओं में प्रयास होने चाहिए, और शिक्षक इस दृष्टि से भी अनेक अभ्यासों की रचना कर सकता है। यदि वह एक शब्द का अर्थ बताता है तो उसे उस शब्द का प्रयोग और उस शब्द की रचना और शब्द का ठीक उच्चारण, वर्तनी आदि की भी बताना चाहिए। और बहुमुखी प्रयास में कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त भी अन्य समय आयोजन भी शामिल है और अनेक शैक्षिक आयोजन इसमें सहायक होते हैं। फिर कंठस्थ करना में भाषा सीखना आदत डालने का एक बहुत ही बड़ा साधन भाषा सामग्री को कंठस्थ करना है, और कंठस्थ कर लेने से भी भाषा सामग्री के साथ में पूर्ण तादात्म्य स्थापित हो जाता है। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग है। कुछ सामान्य शिक्षण सूत्रों का भाषा शिक्षण में प्रयोग बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, और शिक्षण के दौरान भी इन सूत्रों के उपयोग से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को अधिक ही सरल तथा सुगम, स्पष्ट और रोचक बना सकता है। फिर कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र निम्न है। पहले तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है सरल से जटिल की ओर, तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, चौथा है पूर्ण से अंश की ओर, और पांचवा विशेष से सामान्य की ओर, छठा है और पांचवा है आगमन से निगमन की ओर। पांचवा है विशेष ऐसे सामान्य की ओर में, और पांचवा आगमन से निगमन की ओर। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर में इसका तात्पर्य ये होता है कि बालकों को जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसी पर भी नए ज्ञान की नींव रखी जाए, और जो कुछ भी बालक जानते हैं उसी को भी आधार बना करके वे सीखना चाहिए, और जो वे नहीं जानते अतः शिक्षक को सबसे पहले तो बालक के पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। फिर सरल से जटिल की ओर, इस सूत्र के अनुसार बालक को पहले वह सिखाना चाहिए जो कि वह सरलता से सीख सके, और सरल से जटिल से सूत्र द्वारा बालक एक से बाद में दूसरी बात सीखने को सरलता से तैयार हो जाता है। अतः शिक्षक को
चाहिए कि वह अपने पाठ्यक्रम को भी इस तरह से विभाजित करें कि भी सरलता से जटिलता के आधार पर बालक क्रमिक रूप से भी ज्ञान प्राप्त करता चले और फिर मूर्त से अमूर्त की और ये भाषा शिक्षण में शब्दार्थ एवं शब्द प्रयोग सिखाने में उपयोग शिक्षण सूत्र में बालक का भी शब्द ज्ञान मूर्त पदार्थों से संबंधित करते हुए पढ़ाना चाहिए। पूर्व से अंश की ओर में इस सूत्र के अनुसार बालक को जो भी कुछ सिखाया जाए उसे पहले पूर्ण रूप से भी सामने रखा जाए और बाद में उसके अंश को स्पष्ट किया जाए। ये सूत्र गेस्टॉल मनोविज्ञान पर आधारित है और भाषा विकास में भी बालक वाक्यों को भी एक इकाई के रूप में सीखता है और उसके अलग अलग अंशों पर भी ध्यान देता है। विशेष से सामान्य की ओर में बालक को विशेष ज्ञान से भी सामान्य ज्ञान की ओर भी ले जाना चाहिए और इसका अर्थ है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और फिर उन उदाहरणों के आधार पर भी सामान्य नियम बनाए जाएं। आगमन से निगमन की ओर में इस सूत्र के अनुसार ही अनेक उदाहरण देकर के नियम का निर्धारण भी किया जाए और इस सूत्र के अनुसार ही अनुसरण से बालक की रुचि जागृत रहती है और प्रत्येक स्तर पर भी कार्य करने के पश्चात उसे आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अब है इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाषा शिक्षण के उपागम है। उत्तर है इसका उक्त एक और वे दोनों हैं, एक तो पाठ संसर्ग उपागम और दूसरा रचना शिक्षण उपागम। नेक्स्ट प्रश्न पाठ संसर्ग उपागम का आशय है। उत्तर उक्त सभी हैं। इसमें पहले तो पाठ्य पुस्तक के पाठों के शिक्षण के दौरान ही भाषिक तत्वों की यथास्थान शिक्षा प्रदान करना और दूसरा पाठ में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का सही उच्चारण और तीसरा शब्दार्थ शब्द रचना एवं वाक्य रचना संबंधी क्षमताओं को प्राप्त करना। और फिर है नेक्स्ट प्रश्न पाठ संसर्ग उपागम के संबंध में सत्य कथन है। उत्तर है इसका इसमें सही कथन है तीसरा उक्त एक और दो दोनों ही हैं कि पहले तो छात्र भाषिक तत्वों के प्रयोग में व्यवहारों का ज्ञान सिद्धांतों से नियमों से परे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा प्राप्त करते हैं और दूसरा इसमें पाठक के शिक्षण के दौरान ही छात्र को भाषिक तत्वों के ज्ञान व प्रयोगों की क्रियात्मक शिक्षा भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। उत्तर इसका उक्त सभी हैं। एक तो प्रेरणा का सिद्धांत है, दूसरा क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत और तीसरा जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। नेक्स्ट भाषा शिक्षण की रोचकता के सिद्धांत के मायने हैं। उत्तर इसका कि शिक्षक अनेक क्रियाओं एवं प्रसंगों द्वारा भी भाषा शिक्षण को रुचि व हृदयग्राही बनाए। अब है नेक्स्ट इसमें चैप्टर भाषा दक्षता का विकास। भाषा भाव विचार और अनुभवों को व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है। भावों का प्रकाशन व्यक्ति की कई प्रकार से करता है, जैसे कि अंग संचालन द्वारा वस्तु अथवा चित्र दिखाकर के विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से और भाषा व्यवहारों द्वारा भाषा व्यवहारों के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति दो रूपों में करता है, बोलकर और लिखकर के। मौखिक तथा लिखित रूप में विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का सहारा लिया जाता है और भाषा वह शक्ति है जिसके माध्यम से मानव स्वयं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है और दूसरों के विचारों को समझता है। अतः भाषा के तत्वों को वैचारिक विषय वस्तु रचना के विविध रूपों तथा साहित्य की विविध विधाओं की जानकारी आवश्यक है। इस प्रकार से भाषा दक्षता प्राप्त करने के लिए भी निम्न उद्देश्य कहे जा सकते हैं, जैसे भाषा के तत्वों वर्णों और शब्दों का शुद्ध उच्चारण और उनके भेद, मुहावरों का प्रयोग और साधारण वाक्य रचना, वाक्य व्याकरण, सम्मत भाषा आदि का भी ज्ञान प्राप्त करना और फिर पढ़ाए गए पाठों और वैचारिक विषय वस्तु का भी ज्ञान प्राप्त करना, फिर रचना के विविध रूपों लिखित एवं मौखिक का भी ज्ञान प्राप्त करना, बौद्ध सहित सुनने व पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना और फिर प्रभावी ढंग से बोलकर व लिखकर के अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना और फिर भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता फिर प्राप्त करना और फिर भाषा व साहित्य के प्रति भी रुचि जागृत करना। भाषा दक्षता का विकास है। भाषा दक्षता का विकास सभी विद्यार्थियों में अनिवार्य है और भाषा की प्रमुख दक्षताएं निम्न है। पहला तो है इसमें सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना और पांचवा है विचारों का बोधन और छठा है व्यवहारिक व्याकरण और सातवां है स्व अधिगम और आठवां है भाषा प्रयोग और नौवां शब्द और भंडार पर अधिकार। फिर है भाषा के संबंधित उपयुक्त वर्णित कौशलों पर या फिर दक्षताओं का भी पूर्ण विकास कक्षा 5 के अंत तक लगभग सभी विद्यार्थियों में हो जाना चाहिए। ये दक्षताएं कक्षा 5 तक क्रमबद्धता से चलती रहनी चाहिए। यदि किसी भी दक्षता का एक कक्षा में पूरी तरह से विकास न हो तो अगली कक्षा में उससे संबंधित दक्षता को सीखने में कठिनाई होती है। अतः पहले इन दक्षताओं का विकास कर रहे हैं तभी आगे की दक्षता सिखाएं, क्योंकि आगे है वाली दक्षता सीखी हुई दक्षता पर आधारित होती है। और इन भाषा दक्षताओं की दूसरी विशेषता ये होता है कि ये सभी एक दूसरे की जुड़ी हुई हैं। छात्रों में इन दक्षताओं को रुचिकर ढंग से विकसित करने के लिए विद्यालय में समय समय पर भी विभिन्न प्रकार के मनोरंजन अध्यापन अधिगमन कार्यकलापों का आयोजन किया जाना चाहिए, जैसे कि कहानियाँ सुनना, अभिनय, पहली प्रतियोगिता, चुटकीले, गीत, शब्दों के खेल, वाद विवाद प्रतियोगिता, सामूहिक विचार विमर्श, घटनाओं का वर्णन आदि और रोचक बाल
पुस्तकों के पठन, त्रयमय कोश के अध्ययन तथा सभी सहपाठियों के बीच में सामूहिक कार्यकलापों को बढ़ावा देकर के विद्यार्थियों में स्वतः अधिगम के कौशल एवं भाषा के व्यावहारिक प्रयोगों को विकसित किया जा सकता है। भाषा दक्षता का विकास निम्न प्रकार से किया जा सकता है। मतलब शुद्ध उच्चारण में भाषा की मूल प्रकृति मौखिक है और बोलने की शुद्धता प्राय जो है आवश्यक बोलने की जो है शुद्ध उच्चारण संबंधी अभ्यासों की प्रकृति और स्वरूपों से परिचित हों, तभी हमें कक्षा शिक्षण में अत्यंत सफलता प्राप्त हो सकती है। उच्चारण में भाषिक इकाइयों को शुद्ध बोलने की प्रक्रिया पर विशेष बल दिया जाता है। अतः शुद्ध उच्चारण हेतु आवश्यक है कि पहले तो उच्चारण शिक्षण के लिए भी, शब्द स्तर के लिए भी, वाक्य स्तर पर विद्यार्थियों की सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल उन्हें जो है अनेक प्रकार के अभ्यास कराए जाने चाहिए और अभ्यास कराए जाएं। और ये अभ्यास भी शब्दों और शब्द युग्मों और वाक्यांशों और वाक्यों द्वारा भी कराए जाएं। अनुस्वार व अनुनासिक आदि भी शिक्षण से बिंदुओं पर भी अभ्यास कराया जाना चाहिए और अनेक प्रकार के उदाहरणों से भी युक्त विविध अभ्यास तब तक कराए जाएं जब तक कि वे विद्यार्थियों में शुद्ध आचरण की स्थायी आदत का भी निर्माण ना हो जाए और ये विभिन्न संदर्भों में अशुद्धियों का भी पूरा सुधार ना कर लें। फिर यह अभ्यासों के निर्माण एवं कक्षा शिक्षण में सरलता से कठिनता का क्रम भी अपनाया जाए। विभिन्न अभ्यासों का कक्षा शिक्षण में भी प्रयोग करते समय भी उच्चारण का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जाए जिसमें कि ध्वनि व्यवस्था, बल, विवृति, सुर और अनुतान का भी सही प्रयोग हो और फिर उच्चारण की प्रक्रिया शब्द स्तर के अभ्यासों से प्रारंभ होकर के वाक्य और वार्तालाप के अनुच्छेद स्तर पर भी चलती रहनी चाहिए और इससे विद्यार्थी भाषा व्यवहारों में भी दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थियों की प्रगति और निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए और ताकि विद्यार्थी अपनी प्रगति को प्रजीत रहे और आगे सुधार के प्रति भी उनका प्रयास और उत्साह सतत रूप से भी बना रहे। शिक्षक का उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। कुशल शिक्षक की वाणी में 6 गुणों का भी समावेश होना चाहिए। मधुरता, अर्थ की स्पष्टता, पदों का अलग अलग करके जो है कुशल शिक्षक की वाणी में 6 गुणों का समावेश होना चाहिए और मधुरता, अर्थ की स्पष्टता, पदों का अलग अलग करके ठीक बोलना और उचित स्वराघात, धैर्य और लय की समता। इस संदर्भ में भी प्राचीन शिक्षा ग्रंथों में भी सही उच्चारण की दृष्टि से शिक्षक को उपदेश देते हुए भी कहा गया है कि जैसे व्याघ्री अपने बच्चों को मुंह से दबाकर के इस प्रकार से चलती है कि ना तो बच्चे को शरीर में दांत गड़ते हैं और ना ही वह नीचे गिरता है, और वैसे भी हमें ध्वनियों का उच्चारण करना चाहिए। लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान। लिपि यानी भाषा को दृश्य रूप में विस्तारित प्रदान करने वाले वर्ण प्रतीकों की परंपरागत व्यवस्था को लिपि कहते हैं। लिखित भाषा लिपि संकेतों की व्यवस्था का व्यवहारिक रूप है और लिपि व्यवस्था भाषा को स्थायित्व का और मानक रूप देने और उसे विकसित करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। वर्तनी पारंपरिक रूप में हम जिस प्रक्रिया का व्यवस्था द्वारा भी भाषा के ध्वन्यात्मक रूप से भी लिखित रूप देते हैं उसे वर्तनी कहा जाता है। शुद्ध लेखन के लिए भी लिपि व वर्तनी का ज्ञान आवश्यक है। भाषा के मानक रूप में उसके शब्दों के अंतर्गत ध्वनियों का भी जो अनुक्रम होता है उसी के अनुरूप लिखित रूप में वर्णों एवं अक्षरों का क्रम नियोजन शुद्ध वर्तनी का मुख्य उद्देश्य होता है और विद्यार्थी वर्तनी नियमों के अपूर्ण ज्ञान, उच्चारण में बोलियों के प्रभाव और असावधानी और अति शीघ्रता से लिखने आदि के लिए भी कारण वर्तनी में अशुद्धियां कर देते हैं। और विभिन्न भाषाओं में ध्वनियों और लिपि संकेतों की विभिन्नता तथा क्षेत्रीय बोलियों के अभाव में कारण भी बालक हिंदी में उच्चारण और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करता है और शब्द रचना में संधि के नियमों तथा लिंग वचन के अनुसार ही शब्दों में परिवर्तन के नियमों की जानकारी के अभाव में वर्तनी की अशुद्धियां हो जाती हैं। और अतः वर्तनी की समस्या एवं कारण जानने के पश्चात ही अध्यापक को विद्यार्थी की वर्तनीगत समस्याओं के निराकरण के लिए भी आवश्यक उपाय और तत्व संबंधी अभ्यास करना आयोजन करना चाहिए और इसके लिए भी निम्न प्रक्रिया अपनानी चाहिए। वह तो विद्यार्थियों की वर्तनीगत अशुद्धियों का चयन और वर्गीकरण, और दूसरा अशुद्धियों के निराकरण के लिए भी अपेक्षित उपायों का निर्धारण तथा अभ्यास, और तीसरा व्याकरण संबंधी नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए और चौथा है वर्तनी कोश का प्रयोग। कक्षा स्तर के अनुसार ही कक्षा वर्तनी कोश बनाया जाए और उसके बाद पांचवा सावधानी से भी पठन सामग्री पढ़ने का अभ्यास। विद्यार्थियों से कहा जाए कि वे जिस पुस्तक को भी पढ़ें वर्तनी की दृष्टि से शब्दों को सावधानी से पढ़ें और सावधानी पूर्वक कठिन शब्दों को बार बार पढ़ने से अभ्यास से भी वर्तनी की अशुद्धियां कम होती हैं। और कक्षा 6 छठा है कक्षा शिक्षण की प्रस्तुतियों के पुनर्वलन की दृष्टि से भी कठिन वर्तनीय युक्त शब्दों के फ्लैश कार्डों, चार्टों, रेखाचित्रों आदि को तैयार करके भी कक्षा में टांगा जा सकता है, जैसे कि विद्यार्थी उन्हें देख करके सही वर्तनी सीख सकें और उन्हें व्यवहार में ला सकें। और सातवां है
शिक्षार्थियों की वर्तनी सुधारित तो श्रुतलेख की कराया जाना चाहिए। फिर शब्द भंडार व शब्द का रचना का ज्ञान ऐसे ध्वनि समूह जो के शब्द कहते हैं जिससे कि किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। शब्द किसी न किसी भी वस्तु या भाव या फिर विचार का प्रतीक होता है और प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से वह भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। और जिस विद्यार्थी के पास में जितने भी अधिक शब्द संपदा होती है वह उतनी ही जल्दी और अच्छी तरह से विविध विषयों का विज्ञान प्राप्त कर लेता है। और शब्द भंडार में वृद्धि के निम्न जो है उपाय भी किए जा सकते हैं। शब्दकोश का प्रयोग है नेक्स्ट पॉइंट। शब्द भंडार में वृद्धि तथा शब्दों के अर्थ का पता लगाने के लिए भी उस भाषा के शब्दकोश का प्रयोग आवश्यक होता है। और अतः शब्द का अर्थ समझने में कठिनाई होने पर विद्यार्थियों की शब्दकोश देखने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। और शब्दकोश की उपयोगिता केवल अर्थ जानने तक ही सीमित नहीं है और वरन उसके और भी अनेक लाभ हैं। ऐसे शब्दकोश से शब्द के मानक रूप को जाना जा सकता है और किसी भी शब्द की वर्तनी के संबंध में भी संदेह होने पर भी शब्दकोश का सहारा लिया जा सकता है और इससे शब्दों की शुद्ध वर्तनी का भी बोध हो जाता है। शब्दकोश में एक शब्द के विभिन्न अर्थ दिए जाते हैं जो कि भिन्न भिन्न संदर्भ में सही माने जाते हैं। अतः विद्यार्थियों में उन विभिन्न अर्थों में ऐसे प्रयोग के अनुसार ही सही अर्थ खोज लेने की प्रवृत्ति विकसित होती है। और उसके बाद व्याकरण की दृष्टि से भी कोई शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव आदि शब्द भेदों में भी किस भेद का है इसका उल्लेख भी कोश में रहता है। अतः विद्यार्थी व्याकरण के अनुसार ही शब्द भेद जानने के लिए भी कोश का सहारा ले सकते हैं। फिर कोश में शब्द का किस स्रोत से आया है और इसका भी उल्लेख रहता है। और संस्कृत अरबी फारसी अंग्रेजी आदि भाषाओं के आए शब्दों के सामने भी उस भाषा का संकेत दिया रहता है। अभी विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए भी प्रेरित करना। विद्यार्थी जितना भी अधिक पढ़ता है उतना भी उसका शब्द ज्ञान बढ़ता है। पाठ्य पुस्तकों के गतिविधि अन्य रुचिकर और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और पठन रुचि का भी विस्तार करना चाहिए जिससे कि विविध विषयों से संबंधित शब्दावली का ज्ञान होता है। फिर शिक्षक का आदर्श है। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त भाषा का अनुकरण करने में विद्यार्थी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अतः शिक्षक को अपनी बातचीत व्याख्या और शिक्षण कार्यों के समय अच्छी शब्दावली का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। फिर शब्द संग्रह की प्रवृत्ति का विकास। विद्यार्थियों में विविध विषयों से संबंधित आवश्यक शब्दों की सूची तैयार करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए और जिससे कि उनके शब्द भंडार में ज्ञान में वृद्धि हो। फिर मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग है। भाषा को सशक्त और सजीव और प्रभावपूर्ण बनाने की दृष्टि से मुहावरों और लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है और यह जनसामान्य के कंठ में बसी हुई भाषा में इस तरह से घुल मिले होते हैं कि उनके प्रयोगों से व्यक्ति कोई भी बात सहज ही समझ लेता है और आनंद विभोर उठता है और इसके प्रयोगों से अधिक भावों को सहजता के साथ में व्यक्त किया जा सकता है। अतः विद्यार्थियों को अपनी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों के यथोचित प्रयोगों के लिए भी प्रोत्साहित और प्रेरित करना चाहिए। मुहावरा एक वाक्यांश से भी बंद होता है और जब कोई भी वाक्यांश अपने साप्ताहिक अर्थ को भी छोड़ करके और बिना और छोड़कर किसी लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करता है तब उसे मुहावरा कहते हैं। और ये अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी वाक्य पर आश्रित होता है और वाक्य से अलग उसके स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं है। जैसे कि उसने अपना पेट काट करके अपने लड़के को पढ़ाया। यहाँ पर पेट काटना मुहावरा है और जिसका वाक्य ऐसे अलग कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। लोकोक्तियाँ मुहावरों की तरह वाक्य का अंग नहीं बनती है और वरन वे प्राय पूर्ण वाक्य होते हैं। जैसे कि कोयल होए ना ऊजली सो मल साबुन लाए। और मुहावरों और लोकोक्तियों पर कक्षा स्तर के अनुसार विद्यार्थियों को भी चर्चा कर उनके अर्थ प्रयोग द्वारा स्पष्ट किए जाने चाहिए और पाठों के अनुसार मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ और प्रयोग पाठ पढ़ाते समय भी यथा प्रसंग बताना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से भी पठित मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोगों के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। वाक्य रचना शिक्षण है। वाक्य सार्थक पदों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें कि पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है और वाक्य विशिष्ट क्रम के संयोजित होते हैं और सार्थक पदों का भी समूह है जिसमें परस्पर सहयोगिता आकांक्षा और आशक्ति यानी सन्निधि हो और इस प्रकार से वाक्य की पूर्णता के लिए भी योग्यता आकांक्षा और ऐसा आसक्ति तीनों ही का होना आवश्यक है। और भावों एवं विचारों की स्पष्टता और संप्रेषणीयता द्वारा भी वाक्य रचना भी पर ही निर्भर है। वाक्य रचना शिक्षण का उद्देश्य है और शिक्षा विद्यार्थियों को शुद्ध हिंदी वाक्य रचना का ज्ञान और उसके उचित प्रयोगों की भी योग्यता प्रदान करना। अतः शिक्षा विद्यार्थियों को वाक्य के अंग पदक्रम अवनति और वाक्यों के प्रकार व वाक्यों के विभिन्न प्रकारों का भी परस्पर रूपांतरण आदि सिखाया जाना चाहिए और कक्षा में वाक्य रचना शिक्षण के अनेक अवसर भी प्राप्त होते हैं। फिर गद्य पाठों के शिक्षण के समय
भाषा का मानक और परिनिष्ठित रूप भी गद्य में मिलता है। और ऐसे गद्य शिक्षण के समय विद्यार्थियों को शुद्ध वाक्यों में विचार प्रकट करने और वाक्य शुद्धियों को सुदूर करने का भी प्रयत्न किया जा सकता है। और गद्य शिक्षण के अंतर्गत गद्य पाठों में वाक्यों के पदक्रम और अवनति तथा वाक्यों के अंगों की ओर विद्यार्थियों का भी ध्यान किया जा सकता है। वस्तुबोध तथा व्याख्या संबंधी प्रश्नों के में उत्तर देते समय भी विद्यार्थियों की वाक्य रचना का विश्लेषण भी किया जा सकता है। और पठित अंश का सारांश भी मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रस्तुत करके भी करते समय विद्यार्थियों की वाक्य रचना संबंधी भूलों को भी सुधारा जा सकता है। विद्यार्थियों को उचित अंश में आए हुए तथ्यों एवं विचारों को भी अपनी भाषा में लिखने का भी लिए भी कहा जा सकता है। और विद्यार्थियों को पाठ में आए हुए कहा जा सकता है। और वाक्य रूपांतरण अर्थात मिश्र अथवा संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में अथवा सरल वाक्यों को संश्लिष्ट रूप से भी प्रस्तुत करने में अवसर दिए जा सकते हैं। फिर है रचना शिक्षण के समय मौखिक एवं लिखित रचना में प्राय विशेष सामग्री पर भी अधिक बल दिया जाता है और अभिव्यक्ति पर कम, परंतु अभिव्यक्ति पर भी ध्यान देने से भी विद्यार्थियों की भाषा और शैली में परिपक्वता आती है। और अभिव्यक्ति की योग्यता शुद्ध वाक्यों में प्रयोग पर भी निर्भर है। अतः भाषा अभिव्यक्ति में विद्यार्थियों में होने वाली वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियों का संशोधन और शुद्ध वाक्य रचना के प्रयोगों पर विशेष बल देना भी चाहिए। और रचना की तैयारी को कराते समय भी अथवा उनकी रूपरेखा प्रस्तुत कराते समय वाक्यों की शुद्धता, स्पष्टता एवं उनके क्रमबद्ध संयोजन की ओर भी विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। और व्याकरण शिक्षण के समय व्याकरण शिक्षण में शुद्ध वाक्य रचना के प्रयोग और अभ्यास और यथेष्ट अवसर मिलता है। और प्रारंभिक स्तर पर भी ये आवश्यक है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त वाक्यों में स्थानीय बोलियों के प्रभावों से अथवा अन्य कारणों से जो भी दोष या फिर अशुद्धियां हों उन्हें दूर किया जाना चाहिए। और शुद्ध वाक्य रचना एवं प्रयोग की आदत विद्यार्थियों में डाली जाए। और इस दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के अभ्यास विशेष उपयोगी सिद्ध होंगे। जैसे वाक्य में शुद्ध पदक्रम संबंधी अभ्यास और फिर कर्ता क्रिया, कर्म क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण आदि की भी सही अवनति के अभ्यास, फिर अपूर्ण वाक्यों को पूरा कराना और रिक्त स्थानों की पूर्ति करा आदि। और दिए गए वाक्य में अशुद्ध वाक्यों को भी रेखांकित करवाना और उनके स्थान पर भी शुद्ध शब्द का प्रयोग करवाना और शब्दों को एक वचन से बहुवचन में एवं बहुवचन से एक वचन में परिवर्तित कराते हुए वाक्य रूपांतरण के अभ्यास, काल परिवर्तन द्वारा भी वाक्य रूपांतरण, फिर विभक्ति परिवर्तन द्वारा वाक्य रूपांतरण, फिर कर्ता अथवा कर्म की स्थिति में परिवर्तन और संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग संबंधी अभ्यास और संयुक्त एवं मिश्र वाक्यों के विभिन्न रूपों में रचना के अभ्यास और अर्थ की दृष्टि से भी अस्पष्ट और दोषपूर्ण वाक्यों को शुद्ध करने के अभ्यास, फिर विद्यार्थियों द्वारा होने वाले वाक्य रचना संबंधी त्रुटियों का भी संकलन एवं उनके आधार पर त्रुटि निवारण के लिए भी और भी अभ्यास कराए जा सकते हैं। फिर ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों के समय साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भी भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए और जिससे कि उनमें विषय के अनुकूल भाषा के प्रयोग का भी अवसर मिलता है। और भाषण, वाद विवाद, कहानी, कथन, कविता, पाठ, लेख प्रतियोगिताएं आदि ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनके द्वारा शुद्ध वाक्य का प्रयोग का अभ्यास अपने आप ही होता है। और इन अवसरों पर भी विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त अशुद्ध वाक्यों का संकलन भी करना चाहिए और उचित अवसर पर उनका संशोधन होना चाहिए। फिर है वाक्य विश्लेषण में, इसमें वाक्य विश्लेषण का तात्पर्य होता है कि वाक्य के पर्दों या फिर पद बंधों को पृथक पृथक करना और व्याकरणिक दृष्टि से भी उनके पारस्परिक संबंधों को बताना है। और इन पदों को या फिर पद बंधों को पृथक पृथक करने की प्रक्रिया से वाक्य संरचना को समझने में भी सहायता मिलती है और जिससे कि वाक्य के विभिन्न घटकों और उद्देश्य व विधेय के परस्पर संबंध और वाक्य में उनके सही क्रम का भी ज्ञान प्राप्त होता है। और सरल वाक्यों के विश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत ही कर्ता और कर्ता का विस्तार बताया जाता है और विधेय के अंतर्गत क्रिया और क्रिया का विस्तार और कर्म का विस्तार तथा पूरक और पूरक का विस्तार बताया जाता है। संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में मुख्य उपवाक्य, अनाधिकरण, उपवाक्य तथा समानाधिकरण, सुबोध अवयव बताए जाते हैं और फिर उनके उपवाक्य का विश्लेषण भी सरल वाक्य की भांति ही किया जाता है। मित्र वाक्य के विश्लेषण में भी मुख्य उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य किस प्रकार तथा समुच्चय बोधक अवयव बताए जाते हैं और फिर प्रत्येक उपवाक्य का विश्लेषण भी सरल वाक्य ही भांति किया जाता है। वाक्य विश्लेषण सिखाने के लिए भी व्याकरण शिक्षण में ही अक्सर अवसर मिलता है और जिसके कि निष्करण में आगमन विधि और अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। और अर्थात पहले उदाहरण दें, उनके आधार पर भी नियम बताएं और फिर नियमों के अनुसार
नए उदाहरणों के अभ्यास कराएं। नेक्स्ट है प्रश्न, विराम चिन्हों को प्रयोग करें। उदाहरण, लिखित भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम शाब्दिक अर्थ है और ठहराव। लेखक लिखते समय अपने भावों और विचारों को सुगम और सुबोध बनाने के लिए भी विराम चिन्हों का भी प्रयोग करता है, और इससे वाक्य रचना और भावी व्यक्ति में स्पष्टता भी आ जाती है। और स्पष्टता भी आ जाती है। और फिर जिस प्रकार से बोलने में प्रश्न करते समय, आदेश देते समय भी, संबोधित करते समय विनय, विस्मय प्रकट करते समय भी अपनी वाणी में उतार चढ़ाव, बल, अनुपात, उच्चपन या फिर मंद स्वर का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार से लेखन में भी अपने भाव प्रकाशन के लिए भी विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और विद्यार्थियों को इन विरामों चिन्हों के प्रयोगों से भली भांति भी अवगत करा दिया जाना चाहिए। फिर हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं, जैसे पूर्ण विराम के लिए एक खड़ी पाई, और फिर अर्ध विराम के लिए एक बिंदी और नीचे एक कोमा, फिर है विस्मयादि बोधक सूचक के लिए खड़ी पाई और नीचे बिंदी, जैसे योजक के लिए डैश करके लाइन छोटी सी, फिर एक कोष्टक बनाएंगे छोटा, फिर हंस पद बना देंगे नीचे की तरफ तीर का निशान बनाता हुआ, फिर है अल्प विराम के लिए एक कोमा टाइप लगाते हैं जैसे वैसा बनाना है। और उसके बाद प्रश्न सूचक, इसमें प्रश्न सूचक का निशान तो जानते होंगे, वो लगाना है। और फिर निर्देशक यानी डैश, और अवतरण का उत्तरण चिन्ह, विवरण चिन्ह आदि है। और इनमें कुछ नियम विराम चिन्ह वाक्य के अंत में लगते हैं, और जैसे कि पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक संबोधन या फिर विस्मयादि बोधक, तथा कुछ वाक्य में बीच में जैसे कि अल्प विराम, अर्ध विराम आदि। और फिर व्याकरण शिक्षण से प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि अथवा व्यवस्था और शब्द व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था होती है, और भाषा शिक्षक को इन व्यवस्थाओं की सही जानकारी होनी चाहिए, तभी वह शिक्षार्थियों को व्याकरण सम्मत भाषा की शिक्षा दे सकता है। और व्याकरण शिक्षण से भी उनके लिए अशुद्धियों की भी सुधारना संभव हो सकेगा। फिर व्याकरण भाषा की प्रकृति व उसकी विशेषताओं का भी अध्ययन है। भाषा की संरचना को समझने का भी एक वैज्ञानिक प्रयत्न है, और ये भाषा के नियमों की संहिता है जो कि हमें भाषा विशेष की वाक्य रचना, शब्द रचना की व्याख्या और भाषा संबंधी व्यवस्थाओं का ज्ञान देती है। व्याकरण का ज्ञान भी शिक्षक को भाषा संरचना को समझ करके विद्यार्थियों की भाषा में आए हुए विकारों के निदान और उपचारों में सहायता प्रदान करता है। और भाषा शिक्षण में भी शिक्षक को अपने व्याकरण ज्ञान का भी प्रयोग इस प्रकार से करें कि विद्यार्थी व्याकरण सम्मत भाषा का ज्ञान प्राप्त सही रूप से भी बोलना और लिखना सीख सकें, और वे अपनी अपनी भाषाई अशुद्धियों को जान करके उनका स्वयं निराकरण कर सकें। और शुद्ध भाषा सिखाने के लिए भी व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण नहीं जितना कि व्याकरण के व्यवहारिक नियमों का प्रयोग है। और इसका आशय यह हो जाता है कि भाषा प्रयोगों की दृष्टि से व्याकरण का उपयोग किया जाए, और जैसे शब्द भेदों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया का विशेषण आदि। और विद्यार्थी जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावशाली ढंग से भी भाषा के परिनिष्ठित रूप का भी प्रयोग करने में सक्षम हो सके। मेरे विद्यार्थियों के स्तर और उनकी आवश्यकता और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार व्याकरण शिक्षण की विधि अपनाई जानी चाहिए। व्याकरण शिक्षण की निम्न विधियां हैं। पहले तो निगमन विधि। निगमन विधि के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम या परिभाषाएं बतला करके उनके उदाहरण भी दिए गए जाते हैं। उनके इसके दो रूप हैं, एक तो सूत्र विधि और दूसरा है पाठ्यपुस्तक विधि। सूत्र विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को भी व्याकरण के नियम, सूत्र या फिर सिद्धांत और अनेक लक्षण या फिर उदाहरण बता देता है। अतएव यह विधि उपयोगी नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें प्रयोगात्मक पक्ष के स्थान पर भी सैद्धांतिक पक्ष पर बल देना होता है। और पाठ्यपुस्तक विधि में भी विद्यार्थी व्याकरण की पुस्तक में दी गई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और क्रय विशेषण आदि के परिभाषाएं और मृत्युसठ का नियम रट लेते हैं, और जिससे कि विद्यार्थियों को भाषा और उनके प्रयोग का ज्ञान और अभ्यास नहीं हो पाता है। व्याकरण के सभी नियम याद कर लेने के बाद भी विद्यार्थी भाषा के मौखिक और लिखित व्यवहारों में कुशलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि को उपयोगी बनाने की दृष्टि से भी इसमें भाषा प्रयोग की शुद्धता के उदाहरणों पर भी अधिक बल देना चाहिए। फिर आगमन विधि में इस विधि के अनुसार विद्यार्थी विभिन्न उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के सामान्य नियमों
परिभाषाओं अथवा सिद्धांतों का भी निर्धारण करते हैं। और ये विधि निगमन विधि की ठीक उल्टी है, और जिसमें कि विद्यार्थियों को व्याकरण की संरचनाओं का व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है और विद्यार्थी उन्हीं संरचनाओं के आधार पर भी स्वयं व्याकरण के नियमों को खोजते हैं तथा उन्हें निर्धारित करते हैं। आगमन विधि के भी दो रूप माने जाते हैं, एक तो समवाय विधि और दूसरा है प्रयोग विधि। समवाय विधि में इसके अंदर आ जाता है अनुसार व्याकरण का शिक्षण गद्य या फिर रचना के पाठों के साथ ही किया जाता है, और इन पाठों के साथ ही प्रसंग के अनुकूल शब्द रचना, वर्तनी, उच्चारण और वाक्य रचना आदि के उदाहरण और अभ्यास दे सकते हैं, दे दिए जाते हैं। और जैसे कि अध्यापक विद्यार्थियों को व्याकरणिक रूपों और नियमों का ज्ञान तथा अभ्यास भाषा के शिक्षण से जोड़ करके कराते हैं। और इसके आगे है प्रयोग विधि। ऐसे व्याकरण शिक्षण भी करते समय अध्यापक विद्यार्थियों के सामने सबसे पहले तो समाज में विभिन्न परिस्थितियों के प्रयुक्त होने वाले व्याकरणिक संरचनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी उदाहरणों से प्रयुक्त समान गुण, कार्य और लक्षण वाले अंशों को पहचानता है और उसको उन्हीं के आधार पर भी नियमों या फिर सिद्धांतों का निर्धारण करता है, और अध्यापक विद्यार्थी से उसका प्रयोग और अभ्यास कराता है। इस विधि में 4 सोपानों का भी अनुसरण किया जाता है। उदाहरण के लिए उनकी तुलना और विश्लेषण, नियमीकरण और परीक्षण का तथा अभ्यास है। और निगमन विधि की अपेक्षा भी आगमन विधि अधिक उपयुक्त और वैज्ञानिक और स्वाभाविक है, और इसके अंतर्गत ही विद्यार्थियों को चिंतन और पर्यवेक्षण, सामान्यकरण और अभ्यास का उचित अवसर भी प्राप्त होता है। और इससे विद्यार्थियों को न केवल मानसिक विकास होता है अपितु उन्हें स्वयं सीखने का अवसर भी प्राप्त होता है, और वह स्वयं अन्वेषण द्वारा भी जो कुछ भी सीखते हैं वह स्थायी होता है। और इसके अतिरिक्त इसमें शिक्षा शास्त्र के शिक्षण सूत्र, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात आदि से का भी यथाविधि पालन होता है, और अतः आगमन विधि को व्याकरण विधि की दृष्टि से भी सर्वाधिक उपयुक्त माना जा सकता है। फिर भी कक्षा स्तर, आवश्यकता, देश काल और परिस्थिति के अनुसार दोनों ही विधियों का समन्वय यथा अवसर अपेक्षित होता